अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 15 में आज हमने पढ़ना है एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। कि nth ऑर्बिट में कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, किसी भी ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसकी हमने फाइंड आउट करनी है एनर्जी। एनर्जी बेटे आपको पता है कि दो तरह की हम पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए अपनी एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो हम दो तरह की एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों को सम कर देंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी जो हमने फाइंड आउट करनी है। हमने टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम। काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी की वो एनर्जी होती है जो उसकी मोशन की वजह से होती है, जो उसकी हरकत की वजह से होती है। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी बॉडी की पोजीशन की वजह से होती है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमें पता है किसके इक्वल है? हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। फॉर एग्जांपल कि nth ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसकी हमने फाइंड आउट करनी है एनर्जी। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड आउट करेंगे। जो पहला हमारा पॉइंट होगा, हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। बेटे कंसीडर करो कि ये कोई भी एटम है, ये उसका न्यूक्लियस, और ये कोई भी शेल है, उसका रेडियस क्या होगा? r। अब यहाँ पे हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है इन्फिनिट डिस्टेंस पे। डिस्टेंस हमें नहीं पता कितने, डिस्टेंस हमें नहीं पता कितने, इन्फिनिट डिस्टेंस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। हमने इस इलेक्ट्रॉन को लेके आना है यहाँ तक। इस इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिट डिस्टेंस से r डिस्टेंस तक लेके आना है। इस इलेक्ट्रॉन को हमने इन्फिनिट डिस्टेंस से कहाँ पे लेके आना है? r डिस्टेंस तक। तो जब आप इस इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिट डिस्टेंस से r डिस्टेंस तक लेके आओगे तो इसका मतलब कोई वर्क तो लगेगा। तो वर्क किसके इक्वल होता है? W = F d। अब डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस तो बेटे इन्फिनिट डिस्टेंस है, हमें पता ही नहीं है कितना है, तो ये डिस्टेंस तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम इस सारे डिस्टेंस को छोटे छोटे पैचेस में तकसीम कर लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लेंगे। अब इतना डिस्टेंस निकालना मुश्किल था, इस छोटे छोटे पैचेस का डिस्टेंस निकालना आसान है। तो हम इस छोटे छोटे पैचेस का डिस्टेंस, आप एक पैच का डिस्टेंस निकाल लोगे, उसको सम अप कर लोगे, यानी कि टोटल जितने पैचेस हैं उनको सम कर लोगे तो वो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। दोबारा समझ लो कि इतना वर्क फाइंड आउट करना है हमने, वर्क एफ डी के इक्वल, डिस्टेंस इन्फिनिट था, हमें पता ही नहीं था कितने, फाइंड आउट करना मुश्किल। फिर हमने क्या किया? उस सारे फासले को छोटे छोटे पैचेस में तकसीम कर लिया। जब आपने छोटे छोटे पैचेस, छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम किया, अब इसका डिस्टेंस निकालना आसान होगा, ठीक है। तो आप एक पैच के लिए वर्क डन निकालोगे, फिर दूसरे के लिए निकालोगे, फिर तीसरे के लिए निकालोगे, उनको सम अप कर दोगे तो वो आपके पास टोटल डिस्टेंस का वर्क डन आ जाएगा। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इलेक्ट्रॉन को जब मूव करवाया तो जितना वर्क लगा वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम एक पैच लेते हैं, चले हमने यहाँ पे एक पैच ले लिया, ये वाला पैच, एक छोटा टुकड़ा, इसके लिए वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। इसका डिस्टेंस क्या होगा? टोटल डिस्टेंस d है, इसका डिस्टेंस क्या होगा? dr कह लो। इस छोटे पैच का डिस्टेंस क्या है? dr। चलें जी, वैल्यू पुट करते हैं। w किसके इक्वल है? एफ डी के इक्वल। w फोर्स आपने पढ़ा था, जब आपने रेडियस वाला पोर्शन पढ़ा था तो सबसे पहले आपने फोर्स कैलकुलेट की थी। फोर्स आपके पास क्या आई थी? Ze²/4πε0r²। जब आपने कूलम लॉ की मदद से ये फोर्स कैलकुलेट की थी। फोर्स की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो, डिस्टेंस अब हमारे पास कितना है? dr, ये पुट कर दिया। ये वर्क डन आ गया बेटे किसका? एक पैच का वर्क डन आ गया, एक टुकड़े का वर्क डन आ गया। हमने तो टोटल का फाइंड आउट करने। अब पैचेस का साइज इक्वल है, इसका मतलब टोटल पैचेस को सम कर लेंगे, टोटल पैचेस को सम कर लेंगे तो वो टोटल वर्क डन आ जाएगा। देखिए जी, टोटल वर्क डन, एक पैच का इतना,
टोटल पैचेस का कितना होगा, इन सभी के पैचेस का, इन सभी टुकड़ों का वर्क जो है उसको सम अप कर लेंगे। सम अप करना मतलब उसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे। इंटीग्रेशन मतलब सम अप करना, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, सम अप करना। तो यहाँ पे हमने इनकी इंटीग्रेशन ले ली, तो ये आपके पास आ गया GE² ओवर 4πε0 dr। ये जो वर्क हमने कैलकुलेट किया। अब ये एक पैच का है, हमने टोटल पैचेस, कितने पैच हैं, इन्फिनिटी से लेके आर तक। इन्फिनिटी डिस्टेंस ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है, उसे इससे शो करते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस। हमने वर्क कहाँ तक कैलकुलेट करना है, इस इन्फिनिट डिस्टेंस से लेके इस आर डिस्टेंस तक हमने वर्क कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब अब यहाँ तक फासले को सम अप कर लोगे। सम का मतलब इंटीग्रेशन, तो इसकी आप लेते हो इंटीग्रेशन करते हो। ये साइन किसका है, इंटीग्रेशन का, मतलब आप सम अप करने लगे हो कितने फासले को, इन्फिनिट से लेके आर तक के फासले को आप सम अप करने लगे हो। तो ये एक पैच। अब ये इसके साथ आपने ये जो वर्क डन है ना, इसके साथ आपने ये साइन लगा दिया कि इन्फिनिट से लेके आर तक हम अब इसको सम अप करने लगे हैं, मतलब इसकी इंटीग्रेशन करने लगे। बेटे याद रखो, इंटीग्रेशन कांस्टेंट चीज़ों की नहीं होती। अब जी भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है, इनकी इंटीग्रेशन नहीं होती। तो इंटीग्रेशन किसकी होगी, r² और dr की। तो जिसकी इंटीग्रेशन नहीं होनी उसको इंटीग्रेशन वाले साइन से बाहर निकाल दो। तो हमने इस सारे फैक्टर को इस साइन से बाहर निकाल दिया। अंदर क्या रह गया, 1/r² dr, जिसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो जब हमने इसकी बेटे इंटीग्रेशन की ना 1/r² dr, तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे होती है, आंसर कैसे आया, ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, लेकिन ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है कि आंसर कैसे आया। इंटीग्रेशन कैसे होगी, देखो इंटीग्रेशन आपने किसकी करनी थी, 1/r² dr की। अब क्या करोगे, r² को ऊपर ले जाओ, r की पावर क्या हो जाएगी, -2 dr। देखो इंटीग्रेशन कैसे होगी, इसकी पावर में एक प्लस करो, जब इसकी पावर में एक प्लस किया कितना आंसर आया, -1। -1 को मल्टीप्लाई कर दो r से, इससे r की पावर -1, ये इसकी इंटीग्रेशन होगी। इसकी पावर में एक प्लस किया, जितना आंसर आया -1 आंसर आया था, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, r की पावर यहाँ पे -1 रह गई थी, और -1 ऐसे ही r को नीचे ले जाओ, ये +1 हो जाएगी, ठीक है। ये इसकी हो गई इंटीग्रेशन। ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है कि इंटीग्रेशन कैसे होगी, ये बेसिकली मैथ का पोर्शन है, सेकंड ईयर मैथ में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो इसकी जब हमने इंटीग्रेशन की 1/r² dr, आंसर क्या आया, -1/r। तो इस -1/r को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया -GE² ओवर 4πε0r। तो वर्क डन आ गया आपके पास कितना, -GE² ओवर 4πε0r। ये बेसिकली किसके इक्वल होता है, ये बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी के ही इक्वल होता है। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, वर्क डन का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आ गई आपके पास GE² ओवर 4πε0r। अब इस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, इसे आप कह लो इक्वेशन 2। अब इस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 क्या है, टोटल एनर्जी किसके इक्वल, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये फॉर्मूला, इसमें वैल्यू पुट करो। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल, 1/2 mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल, अभी हमने कैलकुलेट की है। तो यहाँ पे mv² की वैल्यू हमने पुट करनी है। mv² किसके इक्वल है, ये चीज़ें आपने नहीं लिखनी, ये जस्ट मैंने साइड पे लिखी हुई है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। याद है जब आपने रेडियस फाइंड आउट किया था तो आपने कहा था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके इक्वल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। इन दोनों को कंपेयर किया था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² ओवर r। तो दूसरी फोर्स किसके इक्वल है, ये वाली GE² ओवर 4πε0r²। r से ये स्क्वायर कैंसिल, mv² किसके इक्वल आ गया, GE² ओवर 4πε0r। तो इस mv² की जगह आप वैल्यू पुट कर दो, ये वाली mv² की जगह ये वाली वैल्यू पुट की। अब प्लस माइनस माइनस GE² ओवर 4πε0r, ये ऐसे ही ये 4 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा, GE² ओवर 4 × 2 8 पाई
एप्सिलॉन नॉट आर माइनस जी ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब इन दोनों को माइनस करना है, एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आ जाएगा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है, ये 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है, तो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, जब ये एलसीएम आया तो जी स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही है, यहाँ पे 4 को डिवाइड करो 8 से, आंसर आया 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 जी ई स्क्वायर। जी स्क्वायर माइनस 2 जी स्क्वायर, ये प्लस जी स्क्वायर है, ये माइनस 2 जी स्क्वायर है। आंसर क्या आया, माइनस जी स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये वैल्यू आ गई किसकी, एनर्जी की। किसकी वैल्यू आ गई, एनर्जी की वैल्यू आ गई। यहाँ में कुछ एक दो चीज़ें आप नोट करो। देखो एनर्जी की वैल्यू क्या आई, एनर्जी की वैल्यू आई माइनस, एनर्जी की वैल्यू किस में आई, माइनस में आई। या यहाँ पे देख लो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू किस में आई थी, माइनस में आई थी। इसका मतलब देखो माइनस में एनर्जी कब आएगी, यहाँ पे जब इनफाइनाइट पोजीशन पे था इलेक्ट्रॉन तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी थी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी इसकी थी जीरो। तो जैसे जैसे इसने न्यूक्लियस की तरफ मूव करना शुरू किया वैल्यू किस में आई, माइनस में। जैसे जैसे इसने न्यूक्लियस की तरफ मूव करना शुरू किया पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू किस में आई, माइनस में। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आएगा पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और इन्फिनिट पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये होगी एनर्जी। अब अगला स्टेप हमने क्या करना है, हमने इस आर की वैल्यू पुट करनी है, आर की वैल्यू पुट करेंगे हम। लें जी, ये हमारे पास एनर्जी आई थी, आर की हमने वैल्यू पुट करनी है। आर हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, रेडियस किसके इक्वल आया था, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर पाई एम जी ई स्क्वायर, इसके इक्वल। अब इस आर की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो, आर की वैल्यू पुट की, ये वाली नीचे वाली चीज़ है ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी। तो जब ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी क्या आएगा, जी ई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये पाई एम जी ई स्क्वायर, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, बाकी क्या आ गया आपके पास, देखो माइनस जी, ऐसे ही एक जी ये वाला है, जी स्क्वायर आ जाएगा, जी स्क्वायर, ये ई स्क्वायर, जब ये मल्टीप्लाई होंगे पावर प्लस होगी, ई की पावर 4 आ जाएगा, ये एम ऐसे ही ओवर नीचे क्या आ जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, जी स्क्वायर कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, इसी तरह एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, एच स्क्वायर कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट नहीं है, इसको लैदा करके लिख लो, ये आपके पास आ गई कांस्टेंट चीज़ें। अब हमने सारी कैलकुलेशन की है हाइड्रोजन एटम के लिए, तो हाइड्रोजन एटम के लिए जी किसके इक्वल होता है 1, याद रहे जी क्या है, जी इज प्रोटॉन नंबर, जी क्या है प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर कह लो, जी क्या है प्रोटॉन नंबर। हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं, एक प्रोटॉन होते हैं। हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं, एक प्रोटॉन होता है। तो ये आपके पास आ गया प्रोटॉन नंबर हाइड्रोजन का 1, तो जी की जगह 1 पुट करो, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास माइनस, इसकी जगह 1 हो गया, एम ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, ये 1 ओवर एन स्क्वायर ऐसे ही। अब मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या कांस्टेंट है, इसका मतलब इस ई की वैल्यू फिर किस पे डिपेंड करती है, इस एन पे। तो फिर आपने ई के साथ लिख दिया एन, कि मतलब ई की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, एन पे डिपेंड करेगी। ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है। जब इन चीज़ों की वैल्यू पुट की ना आपने, तो आपके पास आंसर आया माइनस, ये माइनस ऐसे ही 2.178 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 18 आंसर आया, 1 ओवर एन स्क्वायर जॉउल। एनर्जी किस में आई, जॉउल में। लेकिन एनर्जी तो हम लेते हैं किलो जॉउल पर मोल में, तो एनर्जी को किलो जॉउल पर मोल में कन्वर्ट करने के लिए, मोल में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 23। जॉउल को किलो जॉउल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो, तो जब इसको आपने डिवाइड किया तो आंसर आया आपके पास माइनस 13.315, ये 1 ओवर एन स्क्वायर ऐसे ही आ गया। लें जी, ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 3।
एनर्जी के लिए। ये इक्वेशन आ गई जी आपके पास एनर्जी के लिए। एनर्जी का फॉर्मूला ये भी है और इस फॉर्म में भी आप एनर्जी को लिख सकते हो। अब देखो हाइड्रोजन एटम के लिए हमने एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की। अगर इलेक्ट्रॉन हुआ बेटे पहले शेल में तो एन की जगह 1 पुट कर दो। एन की जगह आपने 1 पुट किया, 1 स्क्वायर, आंसर आया -13.315 किलो जूल पर मोल। दूसरे शेल में अगर इलेक्ट्रॉन है एन की जगह 2 पुट कर दो, ये आंसर आएगा। तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉन है 3 पुट करो। चौथे शेल में इलेक्ट्रॉन है एन की जगह 4 पुट कर दो, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखो अगर आप इनका डिफरेंस निकालो जिस तरह E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, E2 इससे E1 माइनस करो, इसी तरह आप E3 से E2 माइनस करो, इसी तरह E4 से E3 माइनस करो, तो आप देखोगे कि E2 माइनस E1 ये ज़्यादा डिफरेंस आएगा, E3 माइनस E2 उससे कम, E4 माइनस E3 उससे कम, इसी तरह चलता जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गई बात इनके डिफरेंस की कि जैसे जैसे हायर ऑर्बिट की तरफ जाते जाओगे उनका डिफरेंस जो है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो एनर्जी है जैसे जैसे आप हायर ऑर्बिट में मूव करते हो, जैसे जैसे आप हायर ऑर्बिट में मूव करते हो, पॉइंट नोट करना, जैसे जैसे आप हायर ऑर्बिट में मूव करते हो एनर्जी बढ़ती जा रही है। देखो वैसे दिखने में क्या लग रहा है कि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन के, लेकिन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के। इसको थोड़ा सा समझ लें। जैसे जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप ज़्यादा ऑर्बिट की तरफ मूव करते जाओगे एनर्जी बढ़ेगी। तो देखो ऑर्बिट पहला था एनर्जी -13.35, ऑर्बिट दूसरा हो गया एनर्जी -328। देखो अब ये माइनस में है, माइनस में जितनी वैल्यू छोटी होती है वो एक्चुअली उतनी ही बड़ी होती है। माइनस में वैल्यू जितनी छोटी हो हकीकत में वो एक्चुअली उतनी ही बड़ी होती है। अब इसका मतलब पहले ऑर्बिट से आपने हायर ऑर्बिट में मूव किया एनर्जी बढ़ गई, अब दूसरे से तीसरे में मूव किया एनर्जी और बढ़ गई, चौथे में मूव किया एनर्जी और बढ़ गई। इसका मतलब एनर्जी जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट के नंबर ऑफ शेल के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर ये माइनस ना होता फिर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना था। अब माइनस की वजह से ये क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और पॉइंट के हाइड्रोजन के लिए आप आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब हाइड्रोजन के लिए आयोनाइजेशन, हाइड्रोजन का एटम, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन का एटम। इसके लिए आप आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे निकालोगे, मतलब इसको यहाँ से आपने निकाल देना है। जब आप इसको यहाँ से निकालोगे इस इलेक्ट्रॉन को तो ये निकल जाएगा इस ऑर्बिट और हाइड्रोजन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। अब जब आपने इलेक्ट्रॉन निकाला है इस ऑर्बिट से, उस एनर्जी को आप क्या कहोगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला गया, इन्फिनिट पोजीशन पे, हमें नहीं पता किधर गया है। ठीक है, इन्फिनिट पोजीशन पे चला गया। इन्फिनिट पोजीशन पे एनर्जी कितनी होती है, इनकी जगह इन्फिनिटी पुट कर दो, -13.315, एन की जगह इन्फिनिटी पुट की, समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0, समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0, तो ये सारा फैक्टर क्या हो गया, 0। तो आप कहोगे कि जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे होता है मतलब किसी भी शेल से निकल जाता है, ये इलेक्ट्रॉन अब इन्फिनिटी की हालत में है, किसी भी शेल से निकल गया है, फ्री स्टेट में है, तो आप कहोगे कि जब इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में होता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। याद रखना है उसकी एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। लें जी, अब आयोनाइजेशन एनर्जी आपने कैलकुलेट करनी है किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। आयोनाइजेशन एनर्जी किसके इक्वल होगी कि आपने इस इलेक्ट्रॉन को इस पहले ऑर्बिट से निकाल दिया है, इन्फिनिटी तक पहुंचा दिया है, तो एनर्जी डिफरेंस कितना आएगा, E इन्फिनिटी माइनस E1, तो E इन्फिनिटी माइनस E1 0, इन्फिनिटी 0, E1 कितना आया हमने कैलकुलेट कर रखा था, वैल्यू पुट की 13.315 किलो जूल पर मोल। ये आयोनाइजेशन एनर्जी आ गई किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो ये था बेटे आज का हमारा लेक्चर, एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। एनर्जी आपने कैसे कैलकुलेट करनी है हम थोड़ा सा इसको रिपीट कर लेते हैं।
सबसे पहले आपने पढ़ा टोटल एनर्जी किसके इक्वल, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद इन दोनों का सम टोटल एनर्जी के इक्वल। आपने कहा कि काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। उसके लिए आपने क्या किया, इस सारे डिस्टेंस को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड किया, वर्क डन फाइंड आउट किया और इन सारे पैचेस का सम किया, आपके पास वर्क डन आ गया। इस वर्क डन यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट की तो आपके पास टोटल एनर्जी आ गई हाफ एम वी स्क्र प्लस आपने जो पोटेंशियल एनर्जी पुट की है, एम वी स्क्र की वैल्यू यहाँ से आपने पुट कर दी, एलसीएम लिया तो एनर्जी की वैल्यू आ गई। आगे एनर्जी में आपने इस आर की वैल्यू पुट की, आर की वैल्यू जब पुट की तो आपके पास टोटल एनर्जी आ गई जी -GE² e⁴ m8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर 1/n स्क्वायर। फिर आपने कहा कि हाइड्रोजन के लिए जी की वैल्यू जो है वो 1 है, 1 पुट की तो आपके पास ये आंसर आ गया। आपने कहा कि ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, वैल्यू पुट की, ये आंसर आया जॉल में। किलो जॉल पर मोल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किया एवोगैड्रो नंबर से, डिवाइड किया 1000 से, ठीक है। ये आपके पास En यानी कि nth ऑर्बिट की एनर्जी आ गई, किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी आ गई। n की जगह 1 पुट करोगे तो पहले ऑर्बिट की आ जाएगी, 2 पुट करोगे दूसरे की, 3 पुट करोगे तीसरे की। इसी तरह आपने एंड पे आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कैलकुलेट की। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। ओके जी।